बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। तो जब हम आंकड़ों के प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होता है कि हम आंकड़ों की बात करें, बट आंकड़े हैं क्या चीज? आंकड़े तो आंकड़े क्या है, इसको हम जनरल भाषा में इंग्लिश में भी डाटा करते हैं कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। किस चीज का डाटा कलेक्ट करते हैं? हम सारा दिन ही आंकड़ों की बात करते हैं। जैसे मैंने बच्चे को क्लास में कहा कि बच्चे, आपको कौन कौन से कलर्स पसंद हैं? एक बच्चा जवाब देता है मुझे नीला, दूसरा कहता है लाल, तीसरा कहता है हरा, चौथा कहता है नीला, पांचवा कहता है लाल। तो इस प्रकार से तो हम कलर्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कलर्स इकट्ठा कर रहे हैं, कलर्स की सूचना प्राप्त कर रहे हैं कि किस बच्चे को कौन सा कलर पसंद है, तो वो हमारे आंकड़े कहलाएंगे। अब मैं बच्चों को कह देती हूँ कि बच्चों अपने अपने मार्क्स बताओ। बच्चों ने अपने मार्क्स बताने चले। पहले मैंने कहा कि हाँ महिमा तुम खड़ी हो, तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? बच्चा अपने मार्क्स बता देगा। तो दूसरे बच्चे को कहा कि अनामिका आप अपने मार्क्स बताओ मैथ्स में। बच्चे ने अपने मार्क्स बता दिए, तीसरे ने अपने बता दिए। तो इसे क्या कलेक्ट किया मैंने बच्चों के मार्क्स कलेक्ट किए। तो वो मार्क्स क्या कहलाए? आंकड़े। तो यही आंकड़े, ये सभी चीज आंकड़े कहलाती हैं। अगर मैंने बच्चे को कहा कि मान लो पहले बच्चे का नाम है ए और दूसरे बच्चे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी और चौथे का डी, तो ये है हमारे पास स्टूडेंट नेम। और इधर मैंने बच्चे से ये पूछा कि बच्चे आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए? मैथ्स सब्जेक्ट ले दिया, मैथ्स ले दिया और इधर मैंने ले दिया हिंदी। अब मैथ्स में कितने मार्क्स आए? इस ए वाले बच्चे ने कहा मेरे 90 है। इस बच्चे के नाम है 80, फिर इसके आए 85 और इसके आ गए 70। इसी प्रकार हिंदी के आ गए, हिंदी में इस बच्चे के 80 आए, इसके 70, इसके 65 और इसके 60। तो मैंने ये क्या कलेक्ट किया? ये डाटा कलेक्ट कर लिया, आंकड़े इकट्ठे कर लिए, एक सूचना प्राप्त कर ली। किस चीज की सूचना प्राप्त की मैंने बच्चों के 4 बच्चों के मैथ्स और हिंदी की अंकों की सूचना प्राप्त कर ली। तो इन सूचना प्राप्त को हम क्या कहते हैं? आंकड़े। क्या कहते हैं हम इनमें? आंकड़े कहते हैं, इन्हीं को आंकड़े कहते हैं। तो अब ये हो गया हमारे पास आंकड़े। अब आंकड़ों का अभिलेखन हम कर सकते हैं कि आंकड़ों की सूची बना सकते हैं कि कितने मार्क्स कितने बच्चों के आए या किस बच्चे को कौन सा चीज पसंद है। तो इस प्रकार से हम उसकी सूचना प्राप्त करने के बाद हम उसको अरेंज करते हैं। तो उस अरेंज करने को हम क्या कहते हैं? उसका प्रबंधन कह देते हैं कि उसको अरेंज करना, मिलान सूची द्वारा उसकी सारिणी भी बना सकते हैं हम। तो जैसे अगर मैं ये कहती हूं कि हमारे पास कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए, मान लो मेरे पास 10 बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं। पिकनिक मनाने गए, उसके लिए हमने बच्चों से मनपसंद फ्रूट पूछे। बच्चों से मनपसंद फ्रूट पूछे। फ्रूट्स बताइए वो किस प्रकार के। पहले बच्चे ने आंसर दिया केला, जो सेकंड बच्चा था दूसरे रोल नंबर ने या दूसरे बच्चे ने जवाब दिया सेब, और तीसरे बच्चे ने जवाब दिया संतरा, चौथे बच्चे ने क्या दिया? फिर से केला जवाब दे दिया। और पांचवें बच्चे, जब हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, पांचवें से पूछा, उसने भी केला कहा। छठे बच्चे से पूछा फिर मैंने, तो छठे बच्चे ने फिर आंसर दिया सेब।
छठे ने क्या कहा? सेब। सातवें ने केला। आठवें ने फिर संतरा बोला और नौवें ने फिर केला। तो इस प्रकार से 9 और 10वें बच्चे ने संतरा। तो हमने जब बच्चों से पूछा तो ये हमारी सूचना मिली कि पहला बच्चा केला पसंद करता है, दूसरा सेब पसंद करता है, तीसरा संतरा पसंद करता है, चौथा केला पसंद करता है। तो इन सबको अब हम ये पता लगाना है कि केला कितने बच्चों को पसंद है, तो वो इसका अभिलेखन कहला जाएगा। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि केला कितने बच्चों को पसंद है? तो हम उन फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं और उसके आगे या इसकी सारणी बना सकते हैं कि केला कितने बच्चों को पसंद है। केला, केला पहले नंबर पर केला है। जितने टाइप के फ्रूट्स है पहले हम उसको लिख लेते हैं, केला, सेब और तीसरा हमारे पास फ्रूट है संतरा। तो ये क्या है हमारे पास? फल का नाम। फल का नाम केला, पहले को केला पसंद है तो हम इसके आगे ये लगा देते हैं। दूसरा सेब, सेब। संतरा तो संतरे के आगे एक लगा देते हैं। फिर केला, केले के आगे एक, केला एक, सेब एक, केला, फिर केले के आगे लगा दो। फिर संतरा, संतरे के आगे एक लगा दो। फिर केला, जब 4 के बाद 5 हुआ तो मैंने ऐसे लगा दिया। फिर संतरा। तो 5, 2, 7, 3, 10। तो केला हमारे कितने बच्चों को पसंद हुआ? 5 बच्चों को पसंद हुआ। सेब कितने बच्चों को पसंद हुआ? 2। और संतरा कितने बच्चों को पसंद हुआ? 3। ये हम एक टैली मार्क्स, मिलान चिन्ह कहते हैं इसे, मिलान चिन्ह। और ये फल का नाम, फल का नाम तो मैंने लिख ही दिया। ये मिलान चिन्ह हो गया और ये हो गया बच्चों की संख्या जिनको केला पसंद है। बच्चों की संख्या जिनको जो फ्रूट पसंद है, फ्रूट पसंद है। तो इस प्रकार ये हमने एक गठन कर दिया लिस्ट का कि केला जो है 5 बच्चों को पसंद आ रहा है, सेब जो है 2 बच्चों को पसंद आ रहा है और संतरा 3। तो अब हम जब पिकनिक मनाने जाएंगे तो उसी हिसाब से हम अपना अरेंज कर सकते हैं कि केला 5 बच्चों का, सेब 2 बच्चों का। तो इसको क्या कहा हमने कि हमने जो डाटा है उसका अभिलेखन कर लिया और उसको हम ऐसे कर सकते हैं, या सारणी बनाना भी कह सकते हैं कि केले की हमने सारणी बनाई कि केला हमारे 5 बच्चों को पसंद है, सेब 2 बच्चों को पसंद है और संतरा 3 बच्चों को पसंद है। अब इसके बाद हम करते हैं, जैसे अब मार्क्स वगैरह है, कुछ बच्चों की ऊंचाइयां हैं, तो हम उनका माध्य पे आ जाते हैं, क्योंकि बाकी चीजें हम चित्र आलेख करना उसमें सीख चुके हैं, 6ठी क्लास में भी सीख चुके हैं। तो अब मैं इसमें कर रही हूं माध्य निकालना, आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य क्या होता है? सबसे पहले माध्य वो होता है कि बच्चों के मार्क्स आए क्लास के अंदर, किसी बच्चे के 2 मार्क्स आए, किसी के 4 आए, किसी के 3 आए, किसी के 8 आए। तो इस प्रकार से बच्चों के मार्क्स आए और उन मार्क्स में माध्य यानी कि औसत मार्क्स कितने आए, कि प्रत्येक बच्चे के किसी के कम आए, किसी के ज्यादा आए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्लास होशियार है, नालायक है? तो बच्चों के औसत मार्क्स निकालते हैं। औसत मार्क्स मैं आपको एक और भी एग्जांपल से देके समझा सकती हूँ कि जो चीज सभी बच्चों में बराबर बराबर बढ़ सके। जैसे मान लो किसी बच्चे को हम 2 दे रहे हैं, किसी बच्चे को हमने 3 चीज दे दी, किसी को 4 दे दी, किसी को 5। तो अगर इनको अलग अलग तरीके से ना दे करके एक तरीके से दे दी जाए, बराबर बराबर बांट दी जाए, तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में वो चीज कितनी आएगी, तो उसे हम माध्य कहते हैं। माध्य को हम जैसे एक एग्जांपल लेती हूं मैं कि जैसे 4 बच्चों के 10 विद्यार्थी हैं मेरे पास, 10 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक किस प्रकार है? 4, 10, 20, 16, 3, 17,
8 और 12 और 10। कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मैं और ले लेती हूँ इसमें 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बच्चों के मार्क्स इस प्रकार से आए। तो ये बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स हैं, अंक। और विद्यार्थी कितने हैं इसमें? 10। ये अंक है प्राप्त किए हुए। और विद्यार्थी कितने हैं? 20। तो इनका माध्य क्या होगा? अब मैं माध्य निकालती हूँ। तो माध्य का एक सीधा सा फार्मूला है हमारे पास कि आंकड़ों का जोड़ में आंकड़ों की संख्या। जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हमें माध्य का फार्मूला लिख रहे हैं तो इसके बराबर कि 10 बच्चों के कक्षा में मार्क्स आएगी। और तो माध्य निकालना है कि प्रत्येक बच्चे की एवरेज मार्क्स निकालने हैं, जिसे हम छोटी क्लासों में औसत बोलते थे। तो हम कैसे निकालेंगे? इन सबका जोड़ कर लो। 4 जमा में 10 जमा में 20 जमा में 16 जमा में 3 जमा में 17 जमा में 8 जमा में 12 जमा में 10 जमा में 20। हो गए सारे? 20 16 3 17 8 12 10 और 20 बटा में। लेकिन जब हम बटा में लिखते हैं तो बराबर का निशान यहां नहीं जाना चाहिए हमारा। जो ये अंश और हर को अलग करती है उसके सामने आना चाहिए। बटा में अब बच्चे कितने हैं हमारे? आंकड़ों का संख्या मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे पास 10 बच्चे हैं, तो बटा में 10। इन सब का आप जोड़ करो, इन सब का आप जोड़ करो तो कितना आ जाएगा? देखो 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90, 100 और 120। तो ये मेरे पास आ गया 120 बटा 10। एक बार आप फिर से करके देख लो। 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 30 100, 16 और 4 20। तो 120, 120 बटा 10। यानी कि अब 120 को 10 से भाग दे तो 12 अंक। अब 12 अंक माध्य है, औसत है। आप उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हो कि अगर मैं प्रत्येक बच्चे के 12 अंक मान लूं तो मेरे पास 10 बच्चे थे, तो उनके टोटल मार्क्स कितने बन गए मेरे पास? 12 दाए 120। वही इनका टोटल बन रहा था। तो मैंने ये कहा कि कोई भी चीज है, जैसे मान लो पहले बच्चे को मैं 4 फ्रूट दूं, दूसरे को 10 दूं, तीसरे को 20 दूं, इसको 16 दूं, तो अगर मैं सबको बराबर बराबर देती, बजाय सबको अलग अलग देने के सबको बराबर बराबर देती, तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 12 फल आ जाते। ये मेरा अंकों का सवाल है। इसी तरह से हम फलों की बात कर सकते हैं कि अगर इस तरीके से मैं फल देती तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 12 फल आते। तो ये मेरा है माध्य। इसी के साथ साथ एक डेफिनेशन और भी यूज होती है हमारे, तो मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ, परिसर, क्योंकि इसका भी हमारा बहुत यूज होता है। परिसर क्या होता है? सबसे जो बड़ा अंक है और जो सबसे छोटा है, उनका जो डिफरेंस होता है वो मेरे पास परिसर कहलाता है। तो इसमें ये आ गया सबसे बड़ा, देखो आप इसमें अंक 20 डेटा, और जो सबसे छोटा है वो क्या बन गया मेरे पास? इसमें हमारे पास है 4, तो इसमें आ गया 16। कि सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा वो क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। अब मैं इसी के से ही आपको ये बताती हूँ कि हमारे पास माध्यक क्या होता है। ये मेरे पास माध्य आ गया। मैंने अभी एक एग्जांपल ही लिया है, तो अगर हम सवाल और करना चाहें तो काफी कर सकते हैं माध्य माध्यक के ऊपर, तो हम बाद में एक्सरसाइज में करेंगे। पहले मैं अभी थोड़ी सी एक आपको बेस तैयार कर देती हूँ, उसके बाद इनसे मिले हुए नेक्स्ट प्रैक्टिस जो करनी होगी वो हम आगे भी कर सकते हैं। माध्यक, माध्यक का मतलब है बीच वाला आंकड़ा। सीधी सी बात है, मध्य में जो अंक आए वही है बीच वाला आंकड़ा।
तो बीच वाला आंकड़ा कैसे छांटे कि क्या जो इसमें बीच वाला है, मालूम ऐसी सवाल को ही लेकर के चल रही हूँ, इसी में मैं माध्यक को डिस्कस करती हूँ। तो इसमें बीच वाला कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो एक ये छोड़े, पीछे से छोड़े, ये छोड़े तो ये छोड़े, ये छोड़े तो इधर से ये छोड़े, इस ढंग से करेंगे तो भी नहीं होगा। अब हम सपोज करो हमारे पास 3 अंक होते तो बीच का कौन सा होता, एक 2 नंबर वाला, दूसरा। अब आपके क्लास में 10 बच्चे हैं तो बीच वाला कौन सा कहलाएगा, 10 का आधा हम कर देते हैं 2, तो 5वां। अगर हम 5वां ले 1 2 3 4 5, तो ये तो 3 नंबर हो गया। और इसके आगे कितने छूट गए, 1 2 3 4, पीछे से भी 4 ही छूटने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने आ गए, 2। तो बीच के हमारे पास यदि संख्याएं सम है तो बीच वाली 2 संख्याएं आएंगी। लेकिन अगर यही हमारे पास अंकों की संख्या, यदि अंकों की संख्या विषम हो तो माध्यक कैसे निकलता है, तब सिंपल सा आ जाता है। देखो 3 संख्याओं में एक आगे छूट जाएगी, एक पीछे छूट जाएगी। मान लो मेरे पास ऐसे संख्या होती, 1 4 है, 1 8 है और 1 10 है। हमें कोई कहे माध्यक बताओ, तो एक आगे और पीछे छूटा, बीच वाला आ गया, तो ये माध्यक बन गया। 5 होती, 4 8 10 11 और 12, कोई कहे माध्यक, तो कौन सा बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये क्रम में लगे हुए हैं इसीलिए हमने तुरंत में बता दिया। हम वैसे बिना क्रम में लगाए माध्यक को बता भी नहीं सकते हैं, तो हमें सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए क्रम में लगाना जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं अभी आपको माध्यक के लिए लूंगी। यदि अंकों की संख्या विषम हो तो माध्यक का क्या फार्मूला बन जाएगा, n जमा में 1 बटा में 2 वहां आंकड़ा, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो 3 2 से भाग नहीं होती, पहले 3 में 1 जोड़ेंगे। मैं आपके सामने अभी और सवाल लेके करती हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। मान लो मैं आपके पास अंक लेती हूँ 2 3, मेरे पास कितने विद्यार्थी ले लें, 7 विद्यार्थी। छोटे से लेके चलते हैं जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना बने। 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, 7 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। 7 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। किस प्रकार से प्राप्त किए, पहले बच्चे ने 2 किए, तीसरे इस बच्चे ने 8 किए, फिर 4 किए, एक बच्चे ने 1 किया और एक ने फिर 3 किए और इस बच्चे ने भी हम ले लेते हैं 2 किए। तो इस प्रकार बच्चों ने ये मार्क्स प्राप्त किए। तो प्रश्न आ जाता है इसका माध्यक ज्ञात करो, माध्यक ज्ञात करो। तो इसका माध्यक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप आता है माध्यक के लिए वो होता है इसको आरोही या अवरोही क्रम से लगाना है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में कैसे लगाओगे, सबसे पहले छोटा 1, फिर 2, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 8। हो गई संख्या, नहीं अभी तो कम है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। देखो एक छुट्टी हुई है हमारी, बताओ कौन सी छुट्टी है, 3 2 बार है और हमने कितनी बार लिखा अभी, 3 बार, 3 को 1 बार लिखा, तो ये बन गया। तो अब हमारे पास ये क्रम में है, क्रम में बीच वाली संख्या हम छांटते हैं। तो क्योंकि विषम संख्या है तो छांटना आसान है। 7 एक विषम संख्या है तो विषम संख्या में 7 में 1 जोड़ लो, छोटी संख्या 7 है तो 7 में तो हम दिमाग भी लगा लेंगे कि 3 को आगे छोड़ दिया और 3 को हम पीछे छोड़ देते हैं। तो बीच वाला कौन सा आ गया हमारे पास, ये वाला। देखो ये पीछे के 3 छोड़ दिए, ये आगे के 3, तो बीच वाला कौन सा बन गया, 3। तो ये जो 3 है हमारा क्या बन जाएगा, माध्यक।
तो हमने देख के बता दिया। लेकिन ज्यादा संख्या हो जाए, 101 संख्या हो जाए, 113 हो जाए, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए है कि हमारा 9 जब भाग नहीं होता है, 7 भाग नहीं होगा, तो 7 जमा 1 8, 7 जमा 1 बटा में 2, वहां आंकड़ा। मैं इसको साफ कर लेती हूँ। ये कितना बन गया? 8 बटा 2 यानी कि चौथा। तो जो चौथा है, चौथे नंबर पे कौन सा है? 3। तो 3 हमारा माध्यक बन गया। अभी इसी प्रकार से यदि मैं नेक्स्ट सम लेती हूँ मेरे पास, चलो इसे यहां से साफ कर देते हैं। 7 विद्यार्थियों के बजाय मैं अब ले लेती हूँ, हम कर लेते हैं 8 विद्यार्थी। 8 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। 3 7 1 9 2 8 3 7 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे पास। फिर मैं ले लेती हूँ 6 और फिर ले लेती हूँ 2 2 4 6 8 10 विद्यार्थी हो गए मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, 10 ही कर लेते हैं हम। 8 की बजाय क्या कर लेते हैं हम? स्टेटमेंट तो हमारे हाथ में ही है, तो हम 10 विद्यार्थी ले लिए। तो 10 विद्यार्थियां हमारे पास, 10 विद्यार्थियों ने ये अंक प्राप्त किए। तो हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक के लिए वही है हमारे पास। सबसे पहले किस क्रम में लगाएंगे? आरोही, क्योंकि ऐसे नहीं हम बीच वाला बता सकते। ऐसे तो कोई आगे पीछे बैठ जाए तो हम कैसे बताएंगे कि बीच वाला आंकड़ा कौन सा है हमारे पास? तो हम इसको क्रम से लगाएंगे। 1 2 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 3, इसके बाद 3 3 2 बार हो गया। इसके बाद हमारे पास 6 7 8 और 9, ये आया हमारे पास। अब वापिस काउंटिंग कर लो कि कोई छूट जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो अब हमारा छूट गया ना। इसीलिए काउंटिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसमें देखो, इसमें अब हमारा कौन सा छूट गया है? 7 2 बार है, इसीलिए हम एक साथ और लेते हैं। ये बच्चों इसीलिए काउंटिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने जानबूझ के इसमें ऐसा किया ताकि आप ये गलती ना करो, और हो जाए तो आपको गिनने की आदत होनी चाहिए। अब 10 है, अब इस संख्याएं कितनी बन गई? 10। तो n बराबर 10। तो 10 तो सीधा भाग होता है हमारे पास, लेकिन फार्मूला क्या बनेगा? ये इसके बीच में 2 संख्याएं आती हैं जब हम बीच में लेंगे, तो n बटा 2, एक तो सीधा भाग हो गया, और एक प्लस में करो आगे कि n बटा 2 ही वहां आंकड़ा, प्लस में इसे नेक्स्ट, क्योंकि हमें पता है कि बीच वाली 2 लेनी है। n बाई 2 करेंगे तो 5वां बन गया, यानी कि 5वां बन गया। और ये कौन सा बनेगा? छठा बनेगा, क्योंकि इसे नेक्स्ट, तो इसीलिए प्लस में 1। फिर इसका क्या करेंगे? हम माध्य निकाल देंगे। इतना आंकड़ा बटा में क्या कर देंगे हम? 2 जो उसकी वैल्यू, तो 5वां जमा 6वां बटा में 2, ऐसे। अब 5वां कौन सा इसमें? 1 2 3 4 5, ये वाला, यानी कि ये 2 बन गया। तो 3 प्लस में 6 बटा 2, यानी कि 9 बटा 2 कितना आ गया हमारे पास? 4.5। इसमें हमें कोई टोटल नहीं करना। अब इसी का ही मैं बहुलक भी बता देती हूँ तुम्हें। बहुलक सबसे आसान होता है बच्चों। बहुलक में तो बच्चों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो आएगा वो आपको बहुलक में आएगा। बहुलक में तो आप देखने में देखोगे कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। बहुत बार, तो जो आंकड़ा सबसे अधिक बार रिपीट होता है, यानी कि जो आंकड़ा
सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार आता है क्या कहलाएगा? वह बहुलक कहलाता है। अब कई बच्चे तो देख के ही बता देते हैं जब छोटी संख्याएं होती हैं, तो इसमें भाई एक बार आ रहा है, जब हमने क्रम से लगा रखा है तो इसी में पता चल गया। दो बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, तो इसके अंदर 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 बार आ रहा है और 3 बार आ रहा है और 7 भी 2 बार आ रहा है। तो इसमें बहुलक जो है 2 भी बन गया, 3 भी बन गया और 7 भी बन गया। देखो हमारे जितने आ रहे थे हमने ऐसे लिख ले, 1 2 3, जितने टाइप के आ रहे हैं 6 7 8 और 9, ये अंक लिख लिए मैंने। अब ये जितनी बार आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, संख्या यानी कि इनकी कि कितनी बार आ रहे हैं। एक अंक कितने बच्चों का आ रहा है, विद्यार्थियों की संख्या। एक अंक एक ही बार आ रहा है। 2 अंक, देखो 2 के सामने आपने लगाया, दोबारा लगाओगे, 2 अंक जो है 2 बच्चों का आ रहा है। 3 अंक ये भी 2 बच्चों का आ रहा है। 6 अंक 1 बच्चे का आ रहा है और 7 अंक 2 बच्चों का आ रहा है। 8 अंक 1 बच्चे का आ रहा है और 9 अंक 1 बच्चे का। तो कौन से 2 बार जो सबसे बड़ा आ रहा हो, जिनकी संख्या सबसे अधिक हो, सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है? 2 2 2, यानी कि ये आंकड़ा सबसे अधिक बार आ रहा है, ये आंकड़ा भी सबसे अधिक बार आ रहा है और ये आंकड़ा, तो इसमें बहुलक कहलाएंगे 2 3 और 7। बहुलक जो है 1 से अधिक हो सकते हैं। तो ये हमारा बन गया। जैसे क्लास में बच्चों के मार्क्स आते हैं, किसी बच्चे के 40 कई बार आ गए क्लास के अंदर, तो वही 40 नंबर जो है बच्चों ने अधिक बार लिए हैं, इसीलिए फिर वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जो भी मार्क्स बच्चों की अधिक टाइम रिपीट हुए वही हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा हमारे पास। तो इसीलिए बहुलक जो है 1 से अधिक आंकड़े हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और अधिक से अधिक आंकड़े भी हो सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं। इन्हीं से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी किसी भी क्लास से कर सकते हो। 7th की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 में भी दिए हुए हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कर सकते हो कि उसके अंदर 1.1 में सवाल है, 1.2 में भी है माध्य और माध्यक और बहुलक से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर लें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई डिफिकल्टी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वो हम कर सोल्व करवा लेंगे। थैंक यू।